बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट में पास हो चुके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को लेकर के अपोजिशन की मुखालफत का सिलसिला जारी है। ऐवान और सड़कों पर मुखालफत के बाद अब बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के 4 मेंबर पार्लियामेंट ने आज मुतनाज़ा बिल के खिलाफ अदालत उज़्मा में अर्जी दायर करके इसकी हैसियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल मुस्लिम लीग की तरफ से मामले की पैरवी करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल आईन के आर्टिकल 14 के तहत मिले बराबरी के हक की खिलाफ वर्जी करती है, क्योंकि इसे मजहब की बिना पर बनाया गया है। वहीं अपोजिशन का यह भी कहना है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस बीच असम समेत शुमाल मशरिक की कई रियासतों में यानी नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों में जबरदस्त मुखालफत हो रही है बिल की। गुवाहाटी में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट बंद है, कई जगह हिफाजती एहलकारों ने फ्लैग मार्च भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ यह नजारा भी दिख रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, कल से लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। ये वो रिफ्यूजी हैं, वो पनाह गुज़ीर जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए या बांग्लादेश से आ चुके थे, और जो ये मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने मजहब इस बिल में शामिल हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने खुशियां मनाई, आतिशबाजी की, एक दूसरे को वो मिठाई खिला रहे हैं। दिल्ली में भी मजनू का टीला इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीर रहते हैं, उनको भी शहरियत मिल गई है इस बिल के पास होते ही, तो कहीं ना कहीं वो बेहद खुश हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं इसी देश की जो आपको नजर आ रही है, हम दिखा रहे हैं। कुछ रद्द-ए-अमल भी हैं, उन पर जरा गौर खोज कर लेते हैं। साथियों, ये जो नागरिकता के कानून में संशोधन हुआ है, इसका भारत के नागरिक जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इस कानून से इस देश का हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, जो पहले से भारत का नागरिक है, उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह की राजनीति के लिए ही कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए, उन शरणार्थी को ही इस व्यवस्था का में रखा गया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनकी राजनीति घुसपैठियों के समर्थन से चलती है, वो वहां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। 25% का है। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में एक इंतखाबी रैली में आज साफ किया कि भारत के मुसलमान हो, जो यहाँ के शहरी हैं, या हिंदू हो, या किसी और भी मजहब को मानने वाले हो, उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें लोगों को डरा रही हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को डरा रही हैं और कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रही हैं। मेरे पास सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किन मुतालबात के साथ रिव्यू पिटीशन डाली है, इस पर जरा हम गौर खोज करेंगे। वकील साहब को मैंने रखा, आइन के बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। दूसरा सवाल है, हुकूमत कहती है कि पूरी तैयारी से बिल लाए हैं, क्या कोर्ट में टिक पाएगा ये मुद्दा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा, बीजेपी कह रही है सभी खुश हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में एहतजाज क्यों, वहां कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा है, वहां पर हालात क्यों बिगड़े हुए हैं? चौथा सवाल, CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मुल्क के मुस्लिम शहरियों को कौन डरा रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। और हमारा पांचवा सवाल, क्या बिल आइन के आर्टिकल 14, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी करता है, जिसको लेकर के आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अदालत उज़्मा में पहुंच गई है? यह भी बड़ा सवाल है। चलिए इस पर बात करते हैं। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। बहुत अच्छा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्डा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और कानून के इंसाइक्लोपीडिया हैं चलते फिरते, और आप बड़े देश के जो बड़े माहिर हैं आइन के, उनमें से एक हैं। हमारे प्रोग्राम में आप आए, बहुत खुशनसीबी है मेरी, बहुत शुक्रिया। शुभ्र कमल दत्ता साहब मेरे साथ हैं, बड़े विचारक हैं, सियासी तज्ज़ियाकार भी आप हैं, और
अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं, सामाजिक कारकुन हैं। मुसलमानों के बीच बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बीच आपको अपने साथ रखा है ताकि आप जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं मोमिन, क्या सोच रही है अक़लियत, वो आप बेहतर बता पाएंगे। और मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी भी होंगे थोड़ी देर बाद, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले संजय चड्ढा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब वजीर दाखिला अमित शाह कितने ही बार ऐवान में, कल से हम सुन रहे हैं, परसों से भी हमने सुना, बोल चुके हैं कि इस बिल से देश के रहने वाले शहरी जो है नागरिक, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके ये मामला सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा में पहुंच गया है और बताया जाता है 14, 15, 25 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, 14, 21, 25 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके क्यों पहुंच गया, आप मुझे बताइए। जब कह रहे हैं वजीर दाखिला, सरकार कह रही कि हम कर ही नहीं रहे आइन के 14, 21 और 25 का उल्लंघन, खिलाफ वर्जी, तब ये क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं दो बातें क्यों पहुंच गए इसका जवाब देता हूं। पहले देखिए, ये हर आदमी का अख्तियार है, हर आदमी का राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी चीज को चैलेंज कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर चलता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है विंग्स में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है, इनके अपने अपने काम बटे हुए हैं। अब अगर कोई काम में कोई कोताही करता है, गलत काम करता है, तो दूसरे विंग को पावर है उसको चेक करने का। ठीक है, यहां पे अब हमारे जो पिटीशन दायर हुई है वो इसी ताकत के, इसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसी जज्बे के तहत हुई है। जैसे कि लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया, जैसा कि कानून का मतलब है तो वो नागरिकता बिल जो 1955 वाला है, उसी में एक तरमीम की गई है, उसी में एक अमेंडमेंट लाया गया है, उसको चैलेंज किया है। और किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया है वो है चार जो आपने बोली, एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 14 क्या है, मैं तीनों बता देता हूं आपको। आर्टिकल 14 है कि किसी भी तर्ज पे किसी भी आदमी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। इसके लिए अगर जो होता है सो इक्वलिटी बिफोर लॉ है सब लोगों को। और तो एक तो ये हो गया, ऑल आर इक्वल, उनके साथ किसी भी तरीके से आप किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर सकते और किसी का आप जो कानूनी हकूक हैं उनको नहीं काट सकते। 14, 21 जो है, क्योंकि अगर किसी का राइट टू लाइफ होता है। सिमिलरली 25 जो है वो रिलीजन के प्रति है कि हर माइनॉरिटीज को अपने अख्तियारात हैं, उनको कोई कर्टेल नहीं कर सकता। ये इनके तहत इसको चैलेंज किया गया है। जो सबसे देखने वाली बात है, जो अभी सामने आएगी कुछ दिनों में, पता चल जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को, आपको ये जान के ये भी मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि वो भी रिव्यू पिटीशन करेगी। तो उनका ग्राउंड ये है कि ये क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरली एक ही ग्राउंड है वो जो क्लासिफिकेशन, ये 6 जो रिलीजियस बंच ऑफ पीपल हैं, हिंदू या हिंदू सिख जैन, मैं उनका नाम नहीं ले रहा था, बट एनीवेज वो 6 को ही क्यों दी जा रही है ये एक राइट जो दिया गया है इस एक्ट के तहत, इस लॉ के तहत जो राइट दी, ये क्यों नहीं मुसलमानों को भी दिया जाता? ये एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है और इसी पे ही उन्होंने चैलेंज। पर आप तो बड़े कानून के जानकार हैं, दलील ये दी जा रही कि भाई इस देश के मुसलमानों या इस देश के हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है ये तो बाहर से आने वाली माइनॉरिटीज के लिए जो पीड़ित प्रताड़ित होकर आएंगी उनके लिए है। यहां के लोगों को काहे की तकलीफ है। और यह भी कहा जा रहा है हुकूमत के जरिए कि हम पूरी तैयारी के साथ इस बिल को लेकर आए हैं। तो मैं आपसे एज अ कानून की जानकारी जानना चाहता हूं कि क्या ऑनरेबल कोर्ट में भी ये बिल टिक पाएगा या मतलब पास वहां से भी हो पाएगा जैसे दोनों ऐवानों से हो गया, अगर कानूनी पहलू समझो? क्योंकि हुकूमत का भी मजबूत दावा है कि हमने ऐसे ही नहीं इसको तैयार कर लिया है, ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं। आपने बड़ा राइट फरमाया, लेकिन यहाँ पे कोई बिल पास नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट कोई बिल नहीं पास करेगी। नहीं, मतलब वहां से पास हो पाएगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मतलब वहां का एग्जाम पास कर पाएगा जी, वही वहां का एग्जाम पास कर पाएगा। इन लाइटर नोट पे देखिए क्या है, एक बहुत बड़ा हमें एक आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही जैसे अफर्मेटिव एक्शन, देखिए उस
अफर्मेटिव एक्शन कैसे लेती है गवर्नमेंट? अफर्मेटिव एक्शन से मेरा, और मैं थोड़ा सा अपने सुनने वालों के उसके लिए बताना, जैसे कि एसटी, एससी या जो दबे हुए लोग हैं, ओबीसीज, इनके लिए कानून बना रिजर्वेशन का, तो ये तो क्लासिफिकेशन होगी। ये देखिए, ये तो कुछ लोगों के साथ गलत व्यवहार हो गया अगर वैसे देखा जाए, लेकिन इसी कानून में दिया गया है कि नहीं, आप, क्योंकि एक क्लास बन गई, वो लोग सैकड़ों सालों से दबे कुचले थे, अब उनका उत्थान करने के लिए वो एक क्लास है, उस क्लास को उठाने के लिए ये कानून बनाया गया। इसलिए वो जो 14 आर्टिकल की जो डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई कर गया कानून। सिमिलरली अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे चेक करेगी कि क्या जो ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है कि जो इन 3 मुल्कों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आके जो वहां की माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या ये एक क्लास फॉर्म करते हैं, इसको देखेंगे। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगता है कि नहीं लगता है, और उसको जो लॉ है उसमें और इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में रीजनेबल नेक्सस है कि नहीं, ये 2 चीजें चेक करेंगे। और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि ये इस टेस्ट को पास कर लेता है तो बिल पास है, अन्यथा नहीं है। मोहम्मद इम्तियाज साहब, कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको लग रहा है कि इस बिल को मुंह की खानी पड़ सकती है, ऐसा लग रहा है क्या? या जो मुसलमानों के बीच में, चूंकि आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या उनको मैसेज दे रहे हैं? क्या इसका कोई सीधा वास्ता, किसी एंगल से कोई वास्ता भारत के शहरियों के साथ है क्या, जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, पहले से हमारे आबा अजदाद रहते हैं, हमारे पुश्ते यहाँ से रह रही हैं, शायद हम पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं, उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, एक तो शुक्रिया इमरान भाई, आपने ये सवाल किया मुझसे कि क्या कोर्ट में ये पास हो सकता है या नहीं, या कोर्ट में ये गिर सकता है, या कोर्ट मंजूर ना करे इस बिल को। देखिए, ये कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जाना है इसको। मुझको लगता है कि कोर्ट के बारे में मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं आपसे समझ रहा, आपकी क्या राय है? मतलब मेरी जाती तौर पे देखिए, जैसा कि लोगों के बीच चर्चा है, उस पे एक चीज मैं आपको ये कहूंगा कि एक तो शायद मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि मजहब को सामने रखते हुए कोई बिल पास किया गया है, खास मजहब को। दूसरी चीज एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल एनआरसी, असम का एनआरसी की बात मैं करूंगा। असम में एनआरसी, कैब और एनआरसी लगभग एक दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। असम के एनआरसी की मैं बात करूंगा। असम में एनआरसी में आपने देखा कि 19 लाख से ज्यादा लोग का दस्तावेज मौजूद नहीं है और 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर आ गए। अब 19 लाख में 13 लाख करीब हिंदू और 6 लाख तकरीबन मुसलमान है वहां पे। तो अब एक चीज बताइए, सीएबी बिल के थ्रू, सीएबी बिल आने की वजह से उन 13 लाख लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्या वो 6 लाख लोग वो क्या साबित करेंगे? अगर सीएबी बिल पास हो गया, ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट में, दोनों ईवान में पास हो चुका है, तो आखिर वो लोग कहां जाएंगे? वो 6 लाख लोगों को आप कहां भेजेंगे? उसी तरीके से आप बिहार ले लीजिए या दूसरा स्टेट हम ले लेते हैं। बिहार की बात करें, अगर बिहार में अभी एनआरसी होता है, मान लीजिए कि 10 लाख लोगों को दस्तावेज नहीं मिल पाया, 10 लाख लोग नहीं साबित कर पाए दस्तावेज की वजह से। उसमें बहुत सारी वजह है, आपको पता है, खुसूसन मुसलमानों में लिटरेसी रेट काफी नीचे है, तो कागजात की अहमियत को समझना वो प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं, तलफ्फुज का भी बड़ा मसला है। सर एक बात मुझे बताइए, एनआरसी जब होगा, आप कैसे हिसाब से जोड़ रहे हैं? देखिए, जब एनआरसी होगा तो वो तो सबके लिए होगा, सबके लिए वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। मुसलमान कोई मंगल ग्रह से तो इस देश में आए नहीं है, आप जानते हैं ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी होंगे जो इस देश के हिंदू, सिखों और ईसाइयों और बाकी साहब, मैं आपको वही मिसाल दे रहा हूँ कि असम में आपने देखा ना, असम में दोनों लोग, हर मजहब के लोगों का एनआरसी हुआ। असम के हालात दूसरे हैं सर, आप देश के दूसरे हिस्सों से उनका क्यों आप उसका मवाजना करते हैं? आप ये बताइए, असम में बांग्लादेश से आने वाले पनाह गुज़ीरों और दरअंदाजों की तादाद अच्छी खासी है, आप अच्छे से जानते हैं। बहुत लोग, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, इस बात को आप मानते हैं ना, ये सचर कमेटी की रिपोर्ट भी है कि मुसलमान की हालत दलित से बदतर है और तालीमी मेयार मुसलमानों का कमजोर है। आप कमाल हो गया, वोटर लिस्ट बनवाने में कागज नहीं दिखते, राशन कार्ड बनवाने में कागज नहीं होंगे उनके पास, लिस्ट इशू नहीं, मकानों की रजिस्ट्री करवाते हैं तो कागज नहीं रहते उनके पास। क्या सिर्फ वोटर लिस्ट से एनआरसी मान लेगी? ये आप बता दीजिए मुझको। ये आपको कैसे पता है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट मांगे? आप उसी फेसबुक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जिसने
ये फर्जी मैसेज इस वक्त मुसलमानों को डराने के लिए चल रहे हैं कि ए मोमिनो देख लो, तुम्हें ये कागज चाहिए, तुम्हें अपने आबा और अजदाद के पिछले 500 साल का हिसाब लेकर आना पड़ेगा। आप मेरी बात सुने, सच्चाई यह है कि ये सारे लोगों को पता है, आप लोग ऑलरेडी टीवी में एंकर हैं, आपको भी पता है कि मुसलमानों में कई सारी परेशानियां हैं। एक तो तालीम की कमी है, दूसरी चीज मुसलमानों के नाम में तलफ्फुज का एक बड़ा मसला है। भाई साहब, इसको आप समझिए, मुसलमान के नाम में तलफ्फुज का बड़ा मसला है। वोटर लिस्ट बनने में दिक्कतें नहीं होती, राशन कार्ड बनने में नहीं होती, दूसरी आधार बनने में नहीं हुई, क्यों हो जाएगी? और अभी आपसे किसी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जुगाड़ लो, ये निकाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ, अपने 500 साल का इतिहास लेकर आओ। डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है, 500 साल का इतिहास लाने के लिए कहा किसी ने आपको? डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है, मैं यही कह रहा हूं आपको। मुसलमानों में ऐसा भी हुआ कि कमजोर तबके के लोग थे, गांव में एक जमींदार लोग हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को डोनेट किया जमीन, उसमें हजारों परिवार हैं ऐसे। वो लोग कहां से साबित करेंगे? जबान से कह दिया जाता था कि ये मेरी जमीन आप ले लीजिए और इस जमीन में आप अपना घर बसा लीजिए। उसमें कागजात का मसला आएगा, हुकूमत को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपके जो मुल्क में जो लोग तो चाहे वो साथ आएगा ना, आपको एक सर, लेकिन उनके लिए तो सीए भी आपने पास कर दिया ना सर, ये सीए भी पास करके आपने साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उनके लिए है जो बाहर से आएंगे इन 3 मुल्कों से। आप उसको क्यों नहीं बताते? उन 3 मुल्कों से यहाँ के लोगों के लिए एनआरसी में क्या फर्क पड़ा? कंफ्यूज करते हैं आप लोग। गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दस्तावेज को देख करके ही कोई काम होगा। कानून कागज देखेगी, दस्तावेज देखेगी। मैंने आपको बताया ये चीज कि बहुत सारी मजबूरियां तालीम न कम रहने की वजह से दस्तावेज को इकट्ठा करने में परेशानी होती है। इम्तियाज साहब, आ रहा हूं आप लोग। सुब्रकमल दत्ता जी, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं ये भी वही कहना चाहते हैं और ये परसेप्शन बना दिया जा रहा है अपोजिशन के जरिए, कम से कम एक कम्युनिटी के बीच में, कि ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने एक अदृश्य की विभाजन रेखा खींच दी है 2 कम्युनिटी के बीच में मजहब की बिना पर। इसको कैसे दूर करेंगे, बताइए। इमरान भाई, सारे बातें एविडेंस के हिसाब से और तथ्यों के आधार पे ही रखूंगा। ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा बचपन गुजरा है आसाम और मेघालय में, शिलोंग एंड गुवाहाटी। तो बहुत अच्छी तरह से मैं चीजों को जानता हूं और मैंने देखा है बचपन से सारी चीजें। पहली बात यह है, और इस पे स्पष्टीकरण देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मैं राइट विंग थिंकर हूं और मैं उसी दायरे में सारी चीजों का स्पष्टीकरण दूंगा। पहले बात तो यह है कि भारत के कोई भी नागरिक का सिटीजनशिप इस कानून के चलते खारिज नहीं होगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। किसी का सिटीजनशिप नहीं लिया जा रहा है। ये उल्टा है कि जो लोग सड़क के उस पार से आए थे बंटवारा के बाद, वहां से प्रताड़ित होके उनको नागरिकता दी जाएगी। कानून के दायरे में ये इसलिए खड़ा नहीं हो पाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल समझौता है, उसके साथ साथ बहुत सारे देश के कानून हैं और बहुत सारे एसर्शंस हैं। एक एक करके उठाता हूं। नेहरू लियाकत अली एक्ट 1950 मार्च, उस पे सीधा सीधा उस समय के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि बंटवारे के बाद दोनों देशों की जिम्मेदारी होगी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा देना। और अगर दोनों देश में से कोई भी देश अगर फेल होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा देने में, और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी आदमी अगर सड़क के इस पार यानी कि बॉर्डर के इस पार अगर आ जाते हैं, तो जिस देश में जाके पनाह ले रहे हैं वो उस देश की कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारी बनेगी कि उसका सुरक्षा विद डिग्निटी के साथ दिया जाए। मेरे भाई ने एफर्मेटिव एक्शन के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। एफर्मेटिव एक्शन राइट टू जो सिटीजनशिप बिल है 1955 का, उसी के क्लॉज के अंदर इस एफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी कहा गया है। आर्टिकल 14 भी सीधा सीधा उसी दिशा में उल्लेख करता है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? सरकार को कभी भी लगे कि सिटीजनशिप एक्ट पे कुछ ना कुछ संशोधन करना है, तो वो एफर्मेटिव एक्शन का ध्यान में रखते हुए और उस प्रावधान के चलते कभी भी उस चीज पे अमेंडमेंट ला सकती है। और सिटीजनशिप एक्ट पे कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, इससे पहले 8 बार हुआ है। ये 9th अमेंडमेंट है जो
आपके जो कल जो पारित वो ये हुआ कह रहे हैं कि जब एनआरसी होगा तब मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए बाकियों को तो अंदर ले लेंगे और इनको खदेड़ देंगे बाहर, ऐसा इनका खदशा है। नहीं, इस पे भी आ रहा हूं मैं, पर इस पे क्योंकि आप राइट विंग से ताल्लुक रखते हैं इसलिए मैं आप लोग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस पे आने से पहले मैं बाकी चीजों का उदाहरण और दे देता हूं। पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे 1949 पे उन्होंने बकायदा कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी इंसान अगर भारत पे आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी उनका सुरक्षा देना। और यही चीज पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद पार्लियामेंट के डिबेट्स के दौरान भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था। फिर इसके साथ साथ आप 1971 पे जब बांग्लादेश बना, नेहरू इंदिरा गांधी मुजीबुर रहमान एग्रीमेंट जिसपे 12 क्लॉजेस है और 25 सब क्लॉजेस है, उसके मुताबिक भी जिसके सिग्नेटरी इंदिरा गांधी जी खुद थे और मुजीबुर रहमान थे, वहां पे भी ये कहा गया था कि एनी पर्सन who is being discriminated on the basis of religion or on the basis of ethnicity। शुभ्र कमल जी, मैं समझ गया, लेकिन बड़ी बात ये ना कि जब इतना अच्छा हो गया काम, आपके मुताबिक सब बढ़िया हो गया, सारे पुराने पैक्ट्स और एक्ट को ही आगे बढ़ाया गया है, तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट जल क्यों रहा है? बहुत सारे हिस्सों में आगजनी क्यों हो रही है? सिर्फ इसीलिए गुमराह फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ रहा है? गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों इतना नॉर्थ ईस्ट में जो है इंटरनेट बंद है? उसी पे आ रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट के परिपक्ष में 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है आईएमडीटी एक्ट आसाम के परिपक्ष में, उसके साथ साथ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट में तमाम जितने सारे हिल स्टेट्स हैं जिसपे आप मणिपुर को भी शामिल किया गया है, वो अपने आप ही इस बिल से बाहर होंगे, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम और मणिपुर। इसके साथ साथ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 99% ऑफ द टेरिटरी ऑफ मेघालय इस बिल के बाहर है, 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और त्रिपुरा के जो ऑटोनमस हिल डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ त्रिपुरा पे है, यानी कि त्रिपुरा उपजाति समाज के जो दायरा में जो ऑटोनमस हिल डिस्ट्रिक्ट है वो भी बाहर है इससे। आसाम के बोडोलैंड, उसके साथ साथ नॉर्थ काचार हिल, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ये भी बाहर है। आसाम एकॉर्ड का क्लॉज 6 जिसके बारे में बार बार गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया है, वो संशोधन किया जाएगा क्लॉज 6 को आसाम एकॉर्ड का। वो क्लॉज 6 जो आसाम एकॉर्ड का वो संशोधन होने के बाद बराक वैली पे और ब्रह्मपुत्रा वैली पे जो कुछ बचा कुचा हिस्सा है वो भी इसके दायरे से निकल जाएगा। और सिक्किम के जो इंडो सिक्किम एग्रीमेंट है, जब तो फिर इतनी धूम क्यों मची हुई है? इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? नहीं आ रहा, वो भी इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? ये इसीलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि कांग्रेस का षड्यंत्र है वहां पे। कांग्रेस का सत्ता निकल गया है, कांग्रेस सत्ता से निकल गई है, कांग्रेस का वहां पे जनाधार खत्म हो गया है। जानबूझ के कांग्रेस पार्टी वहां पे आग लगाने का काम कर रही है। और कल बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुआ है जिस हिसाब से दंगा फसाद यूथ कांग्रेस के जितने सारे कार्यकर्ता और एनएसवाई के कार्यकर्ता अगरतला, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी वहां पे बकायदा आग लगाने के काम कर रहे हैं। जहां बात आती है आपके सवाल का, जहां बात आती है आपके सवाल का, कमल दत्ता जी मैं एक ब्रेक लूंगा सर, आ रहा हूं एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन शुभ्र कमल जी ये भी सही है कि वहां पर भी आरएसएस के लोगों ने असम में कुछ इलाकों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस बिल की मुखालफत ही की थी। ये भी सच्चाई है। तो इतना ही सब साफ और शफाफ नहीं है जैसा कि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वहां पर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता, इंटरनेट नहीं रोकना पड़ता। इसको भी गौर खोज करने की जरूरत है। सारा काम अपोजिशन करा रहा है तो सरकार तो फिर बहुत मासूम है आपके मुताबिक। चलिए इस पर हम और बात करते हैं।